हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कल के सेशन में हमने कुछ वोकैबलरी कवर की थी और मुझे पता है कि आप लोग उस सेशन को एंजॉय किया होगा और जितनी भी वोकैबलरी हमने कवर की है तो आप पढ़ करके भी आए होंगे। तो गाइज व्हाट विल डू इज आज हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज वोकैबलरी है दैट विल ट्राई एंड कवर। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है आज का। द फर्स्ट वर्ड इज वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अनुभवी हो, के पास वर्षों का अनुभव रह चुका हो। तो अगर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो इंग्लिश मीनिंग मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड हैज गॉट years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका जो एग्जांपल है, अगर आप इनको पहचानते हैं तो ही इज आर आर्मी लीडर सैम मानेक शॉ। तो सैम मानेक शॉ जी के पास वर्षों का अनुभव था। आपने एक अभी मूवी भी आई थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, तो उसमें भी सैम मानेक शॉ जी का रोल था। और एक और मूवी आई थी इनकी लाइफ स्टोरी पर। तो सैम मानेक शॉ हैज had years of experience of leading the Indian Army। उनके पास भारतीय सेना को लीड करने का वर्षों का अनुभव था। तो अगर इनके बारे में ऐसा कहा जाए कि सैम मॉनिक शॉ इज अ वॉर वेटरन और वॉज अ वॉर वेटरन, क्यों? क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव था। इन्होंने भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी 1971 में, तो उनमें विशेष योगदान किया था। इसके हम सिनोनिम समझते हैं। सिनोनिम्स आर सीजन्ड, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि स्किल्ड और एक्सपर्ट वर्ड मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट सीजन्ड का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है somebody जिसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, ऐसे इंसान को बोला जाता है सीजन्ड। या फिर मान लीजिए जैसे ऐसे कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा वक्ता है, अ पर्सन हु इज अ वेरी गुड ओरेटर, ऐसे इंसान को हम लोग बोल सकते हैं दैट पर्सन इज अ सीजन्ड ऑरेटर। मुझे लग रहा है कि इसका मीनिंग आपको क्लियर है। और इसके अगर हम लोग एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स आर नोविस, एमेच्योर, रूकी, बिगिनर एंड द वर्ड ग्रीन। देखिए, मुझे लग रहा है कि नोविस, एमेच्योर एंड बिगिनर ये शब्द आपको पता होंगे और पहले से आपने वर्ड सीख रखे होंगे। बट आपने जो दो नए वर्ड देख रहे हो, द फर्स्ट वर्ड इज रूकी, द सेकेंड वर्ड इज ग्रीन, इनका मतलब भी होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही कम एक्सपीरियंस हो। अब मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने के लिए कोई एक 10-11 साल का लड़का है और उसने जस्ट अभी क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना शुरू किया है, तो ऐसे बच्चे के बारे में, ऐसे यंगस्टर के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं दैट क्रिकेट प्लेयर इज अ रूकी। वाई आर वी सेइंग कि वो रूकी है? क्योंकि वो नया नया अभी इस फील्ड में आया है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप ग्रीन देख पा रहे होगे तो आप बोलेंगे सर ग्रीन का मतलब तो कलर होता है, ग्रीन का मतलब तो रंग होता है, यहाँ पर आप क्यों यूज करते हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग यूज करें ग्रीन एज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब भी होता है कि somebody के पास कोई पर्टिकुलर फील्ड बहुत ही कम अनुभव हो। तो अगर मैं ये बोलूं कि द पर्सन, नो नॉट, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, आई कैन से ही इज अ ग्रीन क्रिकेट प्लेयर, तो ही वोंट बी एबल टू स्कोर रियली गुड इन द क्रिकेट मैच। अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेट्स से एक मैं रैंडम नाम लेता हूँ, राकेश, राइट? रैंडम नाम ले रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि सर राकेश ही क्यों लिया, कोई और नाम क्यों नहीं लिया, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ। लेट्स ऐसे कि राकेश इज अ green cricket player, because of that reason he won't be able to score good score in the cricket match। क्या मतलब ये हुआ कि जो राकेश है वो नया नया खिलाड़ी है और क्रिकेट मैच में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। देखिए, आप लोग यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए। सैम मानिक शॉ was a legendary war veteran whose leadership in the 1971 Indo-Pak War reshaped South Asian। लग रहा है कि ये सेंटेंस आपको अपने आप ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नए सेंटेंस की तरफ, सॉरी नए वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? एनीथिंग जो पॉसिबल हो, राइट? जो कि वास्तव में इस दुनिया में, राइट, जिसको हम लोग लागू कर सकें। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं, क्या आप यहां से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक की रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट?
दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। जैसे ये चंद्रमा है और मैं आपसे बोलूं कि आप चंद्रमा को धरती से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कैसे करो? कनेक्ट करो वाया रोड। तो आप बोलोगे सर नो, दिस इज नॉट फिजिबल आइडिया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग इन रियलिटी। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स और पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, वर्कबल, वायबल, अचीवेबल, राइट? जो अचीवेबल होगा वही चीज फिजिबल होगी, जो चीज वायबल होगी, जो चीज पॉसिबल होगी, वही चीज फिजिबल होगी। ठीक है? आप जैसे एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स इसके क्या है? एंटोनिम्स आर इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल, अनवर्केबल एंड इनफिजिबल। अब देखिए, जैसे अब आपके मन में आया, आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते और उसने बोल दिया कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ असंभव सा करके दिखाओ, है ना? और आपने उसके लिए असंभव सा क्या किया कि आपने धरती से लेकर के चंद्रमा तक बना दी सड़क, प्यार में लोग। और फिर आप पहुंच गए उस सड़क के द्वारा, साइकिल उठाई आपने और धरती से पहुंच गए चंद्रमा पर, और आप बुला रहे हैं, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो प्यार में लोग ऐसा करते हैं कि चंद्रमा बना दें, चंद्रमा तक रास्ता बना देते हैं, पर वो सब बातें जो होती है वो बातों में ही होती है। दैट डजंट हैपन इन रियलिटी। वास्तव में तो कोई सड़क नहीं बना देगा ना। ठीक है? चलिए, इसका कि हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द गवर्नमेंट कंक्लूडेड दैट इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी नेशन वाइड वॉज इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल। जो सरकार है उसने ये कंक्लूड किया कि जो पॉलिसी थी उसको आर्थिक और प्रशासनिक रूप से लागू कर पाना फिजिबल था। फिजिबल का मतलब हुआ पॉसिबल था। अगर ऐसी पॉलिसी जो संभव ही ना हो लागू करने लायक, तो सरकार उसको इनफिजिबल बोलेगी, बोलेगी कि नो, वी डू नॉट हैव मनी, वी डू नॉट, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम लोग इस पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते। इन दैट केस पॉलिसी को बोला जाएगा इनफिजिबल। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या है? देखिए, मैंने मीनिंग वहां पर ही लिखी हुई है, आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। इमिग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। देखिए, इंडिया में क्या है, अभी तो खैर उतना ज़्यादा आ, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है कि मेरे को जाना है और यूएस में ही जॉब करना है। बट आज से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले, इंडियन जो यंगस्टर्स होते थे, जो आईआईटी से बीटेक करते थे या फिर टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया से पढ़ते थे, नॉट जस्ट बीटेक बल्कि अन्य डिग्रियाँ जैसे कि डॉक्टर वगैरह हो, तो वो काम करना पसंद करते थे यूएस में। वाई? बिकॉज दे यूज्ड टू वेरी गुड सैलरी कंपेयर टू जो उनको इंडिया में मिलती। तो ऐसे इंडियंस जो यूएस में जाके रिजाइड करने लगते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं काम के लिए, कार्य के लिए, पैसों के लिए, ऐसे इंडियंस को वहाँ की पॉपुलेशन बोलेगी कि ये जो इंसान है वो इमिग्रेंट है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा देखिए, आपने सुना होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसकी खोज की गई थी 1492 में। अब देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वो बोल रहे हैं कि हम लोग बैन लगा देंगे इमिग्रेंट्स पे, हम लोग फालतू के इमिग्रेंट्स को इंडिया में, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं आने देंगे। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा जाए, क्या आप इमिग्रेंट नहीं हो? आप भी तो इमिग्रेंट हो, आप भी तो यूरोप से आकर के बाद में अमेरिका में बसे हो। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो 1492 में जब यूरोपियंस ने अमेरिका की, तो उस समय रेड इंडियंस रहा करते थे। रेड इंडियंस यूएसए में रहा करते थे। तो एक्चुअली द रेड इंडियंस वर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस। ये जो यूरोपियंस हैं जो यूएसए में जाके बसे हैं, वो भी इमिग्रेंट्स हैं जो दूसरों को इमिग्रेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तुम इमिग्रेंट्स हो, तुम यूएस में आके कैसे रह सकते हैं? दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल। उसमें अपने को नहीं जाना है। तो लेट्स हैव अ लुक एट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसके क्या क्या है? सिनोनिम्स आर माइग्रेंट, सेटलर एंड न्यूकमर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ही हूँ और मैं जाकर के यूएस में लेट्स से बस जाऊँ, तो मैं उनके लिए क्या होऊंगा? आई वुड बी अ न्यू कमर फॉर दोज पीपल। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ, एंटोनिम्स आर नेटिव, सिटीजन एंड इंडिजिनस। देखिए, नेटिव कौन होगा? अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मैं 1492 की कंट्रोवर्सी में ना जाऊँ कि
वो लोग बाहर से आके बसे थे यूएस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं डोनाल्ड ट्रंप को नेटिव मान सकता हूं अमेरिका का, तो आप बोलेंगे यस सर, आप नेटिव मान सकते अगर आप आपसे मैं पूछूं कि जो वहां से वर्षों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, जिनके माता पिता के माता पिता जो वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, तो उनको भी हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है। इमिग्रेंट वर्कर, इमिग्रेंट वर्कड tirelessly to build a better life for his family in a new country। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस में रिजाइड करने चला गया, फिर कोई अन्य देश में रिजाइड करने चल गया। तो वो एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए है कि वो वहां पर बहुत अथक परिश्रम किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। क्यों? अपनी फैमिली की अच्छी। करेक्ट। आई होप इमिग्रेंट वर्ड का आपको सॉरी इमिग्रेंट वर्ड जो है क्लियर है। देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमिग्रेंट वर्ड तो मैंने आपको समझा दिया, एक और वर्ड होता है जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, एंड दैट वर्ड इज एमिग्रेंट। ये चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये एमिग्रेंट, मैंने तो सर आपने तो सर इमिग्रेंट पढ़ा है, सर मैंने तो एमिग्रेंट भी पढ़ा हुआ है, ये कैसे हो गया? तो दोस्तों आपको ये समझना है, मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, दिस इज अ पर्सन है, और ये इंसान यूएस में जाकर के बस गया। कहाँ पे जाके बस गया? यूएस में। और ये इंसान एक्चुअल में वास्तव में इंडियन है। ये जो इंसान है ये वास्तव में इंडियन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इंसान जब यूएसए में जाके बसा, तो यूएसए वालों के लिए ये हो गया इमिग्रेंट। क्या हो गया ये दोस्तों? ये हो गया इमिग्रेंट। ओके, फिर से लिखूंगा, ये हो गया इमिग्रेंट। और यही जो इंसान है जो कि इंडिया को छोड़ करके यूएसए में बसने गया है, इंडियंस के लिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? दिस वुड बी एमिग्रेंट है। मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। ये बस पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, दैट्स ऑल। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज टर्न स्टाइल। अब देखिए टर्न स्टाइल वर्ड आपको नया सा लग सकता है, अटपटा सा लग सकता है, पर वो लोग जो मेट्रो स्टेशन में डेली बैठते हैं, देखते भी होंगे ऐसा डोर, राइट, और उनको पता ही नहीं होगा कि ये तो टर्न स्टाइल है। ठीक है? जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, इस तरीके के डोर आपने मेट्रो स्टेशन में अवश्य देखे होंगे अगर आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, है ना? वहाँ पे आप जब प्लेटफॉर्म पे जाना रहता है, देन व्हाट यू डू, आपके पास एक टिकट होता है या फिर आपके पास एक टोकन होता है, और उस टोकन को आप इस प्लेटफॉर्म सॉरी इस टर्न स्टाइल पर स्कैन करते हुए स्वाइप करते हैं, तो क्या होता है, जो दरवाज़ा है ये खुल जाता है, राइट। तो इस तरीके का दरवाज़ा जो कि रोटेट होता है और खुल जाता है, इसको बोला जाता है टर्न स्टाइल। और अगर आप इसकी मीनिंग देखें, इसकी मीनिंग भी है, टर्न स्टाइल का जो मीनिंग है दैट इज a rotating gate with horizontal bars that allows one person to pass at a time। एक बार में एक ही इंसान जा पाएगा। ठीक है? अगर आप एयरपोर्ट में भी देखे होंगे तो एयरपोर्ट में भी ये चीज़ होती है, एक बार में एक ही इंसान जान पाता है। आप अपना आते हैं टिकट, फिर दरवाज़ा खुलता है ना, फिर आप एंट्री करते हो, तो दैट डोर इज ऑल्सो अ टर्न स्टाइल। उस दरवाजे को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल। अगर हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ें तो सेंटेंस एग्जाम्पल इज गिवन, passengers scanned their tickets and passed through the turnstile before entering मेट्रो स्टेशन। मतलब क्या हुआ कि जो पैसेंजर था उसने अपने टिकट को स्कैन किया और टर्न स्टाइल के थ्रू एंटर कर गया मेट्रो पर जाने से पहले। मुझे लग रहा है कि टर्न स्टाइल वर्ड का भी मीनिंग आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज लाख। लाख का जो हिंदी मीनिंग है वो है स्मृति पट। देखिए आप लोगों ने कई बार हॉस्पिटल के आसपास या फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जब नई नई बनती हैं, तो बिल्डिंग बनने में वर्षों का समय लगता है, कई बार 2 साल 3 साल 5 साल लग जाते हैं बिल्डिंग। और जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो फिर अल्टीमेटली कौन आते हैं? हमारे मंत्री महोदय आते हैं और उस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं। पर जब वो
उस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार एक मार्बल की एक बहुत बड़ी आई वुड से चौकोर टाइप की एक मार्बल की पट्टी सी पे लिखा होता है कि इनके कर कमलों के द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया और डेट वगैरह लिखी होती है। तो वो जो पट्टी, वो जो मार्बल की पट्टी होती है जिसमें इनग्रेव्ड होता है सारी इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज प्लैक। प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाना है, कुछ लोग इसको प्लैक बोलते हैं, कुछ लोग प्लाक बोलते हैं, दैट डज नॉट रियली मैटर। अपने को मीनिंग समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखिए कई बार क्या होता है, कब्रों के ऊपर भी इसी तरीके की जो प्लैक या प्लाक होती है वो होती है और उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है इंसान के पास। और मीनिंग आपको क्लियर होगा जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ें, यहाँ पर है अ ब्रॉन्ज प्लाक आउटसाइड द बिल्डिंग commemorates द फ्रीडम फाइटर्स। मतलब एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बाहर जो है एक प्लाक लगा हुआ है और उस पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ। क्या होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया का नाम उस जगह लिखा हुआ है, वो भी व्यक्ति आएगा और इनके नाम को पढ़ेगा तो कम से कम समझ पाएगा कि इन वीर लोगों का योगदान था भारत देश या फिर किसी अन्य देश की स्वतंत्रता। नेक्स्ट सेंटेंस, marble plaque was installed to honor the soldier who sacrificed their lives। ऐसा भी होता है, कई सैनिक जो अपनी जीवन अपने देश के लिए निछावर कर देते हैं, उनका नाम भी कई बार बड़े बड़े प्लैक्स के ऊपर लिखा रहता है ताकि जो जनता है, ताकि जो उनका नाम है वो अमर, और जो जनता है उनका नाम पढ़ सके कि इन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा बलिदान। मुझे लगता है कि दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर। घूमते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए, सेवर। देखिए सेवर वर्ड का मतलब क्या है, सेवर का मतलब है अलग कर देना किसी चीज। और जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज कि अगर मेरे हाथ में एक तलवार हो, लेट्स से आई हैव अ स्वॉर्ड इन माय हैंड, और उस तलवार से मैं किसी का गर्दन काट दूं, करेक्ट, ऐसे मैं हेड काट दूं, ऐसे बीच से कट कर दूं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा आई हैव सेवर्ड हिज हेड। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो मीनिंग भी है अलग करना, काट देना या संबंध तोड़ देना। इसका मतलब होता है सेवर। और इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स आर कट ऑफ, डिटैच, सेपरेट, सेपरेट, ब्रेक एंड डिसजॉइन। अगर आप यहाँ पर रस्सी को भी देख रहे होंगे तो रस्सी को क्या हुआ है, रस्सी को आप देखिए, रस्सी बीच से कट गई है, और रस्सी अगर बीच से कट गई है तो आई कैन से कि द रोप हैज बीन सेवर्ड। रोप को बीच से काट दिया गया है, बीच से तोड़ दिया गया। अगर इसके आप एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स आर जॉइन, अटैच, कनेक्ट, यूनाइट एंड लिंक। तो आप लोगों को पता ही होगा अगर बीच में जोड़ दें, है ना, दैट इज व्हाट लिंक इज। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखें, द एक्सीडेंट थ्रेटन टू सेवर द पावर लाइंस कनेक्टिंग द विलेज। एक कोई गांव रहा होगा, उस गांव में जो है बिजली के जो तार थे वो पहुंचे होंगे। ऐसा बोल रहा है इस सेंटेंस में, जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना की वजह से जो उस गांव में जाने वाले पावर केबल्स थे वो टूटने की संभावना थी। नेक्स्ट देखते हैं, he decided to sever all ties with the corrupt organization। कोई भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन था तो उसने डिसाइड किया नहीं भाई मैं इस भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसने डिसीजन ले लिया जो मेरे संबंध है, he decided to sever all ties, जो मेरे संबंध है मैं इस, फिर से पढ़िएगा आप लोग, he decided to sever all ties with the corrupt organization। जो भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन था उससे उन्होंने अपने सारे संबंध तोड़ लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सर्जन हैड टू sever damaged tissue to save the patient's life। मुझे नहीं लगता है इसका मीनिंग भी मुझे बताने की जरूरत है, दिस क्लियर। अच्छा पीछे वाले वर्ड में सेवर है, मैं कुछ और चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सेवर वर्ड है ना, तो आप में से कईयों ने एक और वर्ड भी सुना होगा, दैट वर्ड इज सिवियर। आप लोगों ने सिवियर वर्ड सुना जरूर होगा मुझे लगता है, और ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो आप में से कई बच्चे जो होगा वो हो सकता है कि इस वर्ड के साथ कंफ्यूज हो जाए। आप लोगों में कई लोगों ने सीवियर वर्ड देखा होगा और ये सेवर से काफी सिमिलर है, बट आपको याद रखना है कि सेवर एंड सीवियर ये दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग। तो सीवियर शब्द है उसका क्या मीनिंग है बच्चों, उसका मीनिंग जो है
दैट इज भीषण, बहुत ही ज्यादा विभत्स। मीनिंग इज, तो मान लीजिए अगर आपको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एगोनाइजिंग पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम हैविंग सिवियर पेन एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई नीड मेडिसिन। अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख दूं, आई एम हैविंग सिवियर पेन, इफ आई राइट दिस सेंटेंस, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो रहा है मुझे भीषण दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेवर एंड सिवियर। दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड। इंट्रेपिड शब्द का मतलब है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा निडर हो, साहसी हो और बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर करेज हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है निडर। और इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिकों से ज्यादा निडर और निर्भीक कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स का मतलब है, सिनोनिम्स आर फियरलेस, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस एंड डॉन्टलेस। देखिए, फियरलेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं। फियरलेस का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फियर हो ही ना। ब्रेव आपको पता ही होगा, बोल्ड आपको पता ही होगा। करेज का मतलब ही होता है बहादुरी, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, एक ऐसा इंसान, करेजियस का मतलब एक ऐसा इंसान जो अंदर से बहादुर हो। एंड डॉन्टलेस का मतलब क्या हुआ? सर, ये डॉन्टलेस वर्ड थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आई थिंक यू ऑलरेडी नो। डॉन्ट जो वर्ड है, डॉन्ट जो शब्द है, इसका आपको समझने की जरूरत है। डॉन्ट का जो मतलब होता है दैट इज डर। ठीक है, अगर डॉन्ट शब्द का मतलब हुआ डर, तो डॉन्ट लेस का मतलब क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन्ट लेस? डॉन्ट लेस वुड बी समबडी जिसको डर ही ना लगता हो। Now, antonyms. Antonyms are cowardly, timid, fearful, and faint-hearted. Coward से बना हुआ है cowardly, तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, that person is cowardly. Timid means कोई डरपोक टाइप का। These all are synonyms. और faint-hearted का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत कमजोर हो। ठीक है, जिस इंसान का दिल बहुत कमजोर होता है, वो छोटी छोटी बातों पर डर जाता है। जैसे कि आपके घर में या फिर किसी के भी घर में हो सकता है, कोई इंसान है और जनरली हम लोग सोचते हैं कि जो वृद्ध हो जाते हैं इंसान, है ना, दे आर फेंट हार्टेड। तो कोशिश करते हैं कि वो गलत न्यूज़ ना दें, डरावनी न्यूज़ ना दें, है ना। राइट, दिस इज व्हाट वी टेंड टू डू। अगर हम लोग कुछ सेंटेंसेस को पढ़े, सेंटेंसेस आर, इंट्रेपिड सोल्जर एडवांस्ड डिस्पाइट हैवी एनिमी फायर। मतलब जो शत्रु सेना थी उसकी फायरिंग के बावजूद जो निर्भीक सैनिक थे वो आगे बढ़ते रहे। एन इंट्रेपिड जर्नलिस्ट एक्सपोज द स्कैम इवन आफ्टर रिसीविंग थ्रेट्स। जो जर्नलिस्ट था दैट वाज इंट्रेपिड वन, निर्भीक जर्नलिस्ट था जिसके कारण उसने बहुत सारे स्कैम को उजागर कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज साइकोफार्मेकोलॉजी। ये बहुत ही बड़ा वर्ड आपको लग रहा होगा, सर ये तो क्या ले आए हो सर, साइकोफार्मेकोलॉजी, ये तो सर वर्ड ही नहीं लग रहा है मेरे को, ये तो सर सेंटेंस लग रहा है। वर्ड उठा, बड़ा वर्ड उठा के ले आए हो। बट डू नॉट वरी, हम लोग इसकी मीनिंग को भी समझेंगे। इफ आई राइट द वर्ड साइकोफार्मेकोलॉजी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है, ये जो वर्ड है इट इज मेड ऑफ थ्री वर्ड्स। इसमें तीन तीन चीजें हैं। पहला क्या है बच्चों? द फर्स्ट वन वी विल हैव अ लुक एट। द फर्स्ट वन इज साइको एंड सेकंड वर्ड इज फार्मा एंड थर्ड इज लॉजी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वील अज्यूम कि जो फार्मा वर्ड है दैट इज द मेन वर्ड। इसको हम लोग मेन वर्ड मान लेते हैं फार्मा को। लेट्स से दिस फार्मा इज मेन वर्ड। तो साइको मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा यहां पर, साइको वुड बिकम प्रीफिक्स। ठीक है, फार्मा अगर मेरा मेन वर्ड हो गया तो, और जो लॉजी होगा दैट वुड बिकम व्हाट, दैट वुड बिकम
वो जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दी सफिक्स। मुझे लग रहा है दैट मेक्स सेंस, है ना? तो साइको का मतलब क्या होता है बेटा? साइको का मतलब जो होता है दैट इज, साइको का जो मतलब हुआ दैट मीन्स माइंड। साइको का जो संबंध है वो ब्रेन से है, दिमाग। फार्मा का जो मतलब है दैट इज फ्रॉम मेडिसिन, दवाओं से है। एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, करेक्ट? तो अगर हम लोग, अगर हमें ये मीनिंग क्लियर है, इफ वी नो द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स, तो अगर हम समझें इसका क्या मतलब होगा, स्टडी ऑफ समथिंग, मेडिसिन एंड माइंड, क्या मतलब ये हुआ? अगर मैं फार्माकोलॉजी को समझूं, फार्माकोलॉजी मीन्स होगा कि मेडिसिन की स्टडी। अगर उसमें मैं वर्ड जोड़ दूं साइको, साइको फार्माकोलॉजी, तो उसका मतलब होगा ऐसी मेडिसिन का स्टडी जिसका इफेक्ट कहाँ होता है? जिसका इफेक्ट होता है ब्रेन पर। तो अगर आप ऊपर जो मीनिंग दिया हुआ है वो अगर आप पढ़ेंगे, तो साइकोफार्माकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ मेडिसिन दैट एक्ट ऑन द माइंड। ऐसी दवाओं का पढ़ाई, ऐसी दवाओं का अध्ययन जिसका जो इफेक्ट होता है दैट इज ऑन दी ब्रेन। ठीक है? आई होप दैट मेक सेंस, दैट इज क्लियर टू यू। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपने जैसे लॉजी देख लिया हुआ है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। अगर लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ समथिंग है, तो आपने कई वर्ड्स सुने होंगे। आपने सुना होगा साइकोलॉजी, निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा वर्ड जियोलॉजी, है ना? आप लोगों ने हो सकता है वर्ड सुना हो सोशियोलॉजी ऑल्सो, निश्चित रूप से सुना होगा। तो अगर मैं ये तीनों वर्ड्स समझूं, साइकोलॉजी मीन साइको मैंने बताया माइंड, राइट? लॉजी, लॉजी स्टडी ऑफ समथिंग। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ माइंड। जियो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अर्थ। सोशियो का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी वुड मीन स्टडी ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट इन द कंटिन्यूइंग सेशंस, आगे आने वाले सेशंस में हम लोग रूट वर्ड से भी पढ़ाई करेंगे, एंड देन वी विल गेट टू नो कि एक रूट वर्ड से मल्टीपल थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स कैसे जनरेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कोई चीज का तेजी से बढ़ना, है ना? अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स आर मल्टीप्लाई, इंक्रीज, एक्सपैंड एंड मशरूम। एंड एंटोनिम्स आर डिक्लाइन, डिक्रीज एंड ड्विंडल एंड श्रिंक। देखिए, मुझे लग रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है देन वी से मल्टीप्लाई। इंक्रीज भी क्लियर होगा, एक्सपैंड भी क्लियर होगा। मशरूम शब्द का मतलब शायद आपको क्लियर ना हो। मशरूम शब्द का मतलब आपको देख के ये लगता होगा, है ना? मशरूम की सब्जी कभी खाई है? आपको मशरूम देख के कुछ ऐसा याद आया होगा शायद, है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। मशरूम जो वर्ड है इसका मतलब भी ये हो सकता है कि समथिंग विच इज इंक्रीजिंग इन अ वेरी लार्ज नंबर। अगर मान लीजिए किसी जगह पर जो चूहों की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस, बहुत तेजी से बढ़ रही है, देन वी कैन से द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इज मशरूमिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है? तो मशरूमिंग जो वर्ड है, मशरूम जो शब्द है, इसका मतलब भी हो सकता है तेजी से बढ़ना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर आप जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सेल्स का। अगर आपने बायोलॉजी वगैरह पढ़ रहे होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसएससी एग्जाम, आपको बेटा ये जानने की जरूरत है कि एसएससी एग्जाम के लिए साइंस इक्वली इंपॉर्टेंट है एज फार एज जीएस इज कंसर्न। ठीक है? तो बायोलॉजी आप जरूर पढ़ लिएगा। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसमें, लेट्स से देयर इज वन सेल, और इस एक सेल से दो सेल बनी। ठीक है? और फिर इस एक सेल में दो सेल बनाई और इस एक सेल में दो सेल बनाई, करेक्ट? तो हमारे पास बहुत सारी सेल्स हो गई यार, राइट? तो वी कैन से कि अगर एक सेल है तो उससे जो होगा, अगर मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो एक सेल से बनी चार, चार से बनी आठ, आठ से बनी सोलह, सोलह से बनी 32, 64, लाइक दिस नंबर ऑफ सेल्स वुड कीप ऑन इंक्रीज। तो ऐसी परिस्थिति में द सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग इस बॉडी। और अगर आपने सुना होगा जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं।
So we can also say, let's say, I'm just giving an example, the cancerous cells are mushrooming, the cancerous cells are proliferating in the host's body. जो भी इंसान है उसके अंदर जो कैंसरस सेल है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब अगर हम लोग देखिए, ये जो प्रोलिफरेट वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बढ़ने से नहीं हो सकता, तो मतलब अन्य जगहों पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट रैपिडली इन द डिजिटल एज। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आज की जो डिजिटल एज है उसमें बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, उस समय भी फेसबुक था, उस समय भी इंस्टाग्राम था, उस समय भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे। पर आज के समय में, स्पेशली 2016 के बाद से जब जियो आया है, उसके बाद से तो सच में सोशल मीडिया तो इतना इतना ज़्यादा बढ़ गया है। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच चुका है और गांव में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक का लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का लोग यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का। और मैं अगर आपकी बात करूं तो आप भी पढ़ रहे हैं इस सेशन को यूजिंग यूट्यूब। और हो सकता है कि आप में से कई ऐसे बच्चे हों जिनको पॉसिबल नहीं था पहले इस सेशंस को अटेंड कर पाना अर्लियर, क्योंकि पहले तो इंटरनेट था ही नहीं, है ना। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज फेक न्यूज टेंड्स टू प्रोलिफरेट ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। मतलब इलेक्शन पीरियड के दौरान जो फेक न्यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा फैलती है। अभी भी आपने देखा होगा, नॉट जस्ट इलेक्शन, सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, कई बार अलग अलग चीजें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट एक जो सिंसियर सिटीजन होता है तो हमेशा ये एम होता है कि कुछ भी हो जाए मैं फेक न्यूज से प्रभावित नहीं होऊंगा। एंड यू एज अ सिंसियर स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कई बार फेक न्यूज फैलाई जाती है देश में अराजकता लाने के लिए, एनार्की लाने के लिए, बट देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ लिया कि नहीं ऐसा है या फिर वो इंसान वैसा है एंड देन वी बिलीव एंड देन वी engage in something wrong. No, that we should not do. We should first go and verify the information. चलिए, मुझे लग रहा होगा कि proliferate word भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आज भी हम लोगों ने 10 वर्ड्स कवर करे हैं एंड आई वांट यू टू बी रेगुलर इन सेशन। आप मेरे सेशन में रेगुलरली आते रहिएगा, मेरे सेशन को अटेंड करते रहिएगा और इसी तरह से हम लोग सारे के सारे वोकैब्स को कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।